तेलंगाना के कई जिलों में भारी बारिश हुई। एक बार फिर तेज बारिश के कारण नदी नाले पूरे उफान पर पहुंचे। सीएम केसीआर ने कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ के मद्देनजर समीक्षा की। सीएम ने भारी बारिश के मद्देनजर अधिकारियों को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। केसीआर ने अधिकारियों के साथ परियोजनाओं के जल स्तर की समीक्षा की। इसे हर समय जनता के लिए उपलब्ध रहने का आदेश दिया गया था। सभी विभागों के अधिकारियों को समन्वय से काम करने की सलाह दी गई है। रविंद्र भारती में श्री नारायण गुरु के धर्म और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण अतिथि के रूप में मंत्री श्रीनिवास गौड़, न्यायमूर्ति जी चंद्रैया, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण और अन्य ने भाग लिया। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि लोगों के बीच भेदभाव के दिनों में जब ऊंची जातियों का बोलबाला था, आदरणीय नारायण गुरु ही थे जिन्होंने सभी को समान रूप से जीना सिखाया। कई व्यक्तियों ने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर और नारायण गुरु अम्बेडकर जैसे अन्य लोग इसके उदाहरण हैं। संविधान ने लोगों को बदलने के लिए पहला कदम उठाया। रंगारेड्डी जिला महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के टीआरएस पार्टी के नेताओं ने जीएसटी में वृद्धि पर नाराजगी व्यक्त की। महासचिव मुरकुटला अरविंद शर्मा के निर्देश में आरके पुरम कैंप कार्यालय में बैठक हुई। अरविंद शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार इस तरह से काम कर रही है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने बढ़े हुए जीएसटी को तत्काल कम करने की मांग की। उन्होंने गरीब लोगों को लूटने और कॉरपोरेट संगठनों से बांधने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने सवाल किया कि 4 बार तेलंगाना का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के लोगों के लिए क्या किया था। विधायक मैनमपल्ली के सबसे छोटे बेटे शिवांग बाबू का जन्मदिन समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया गया। इस मौके पर सरकारी स्कूलों में छात्रों को किताबें बांटी गई। स्कूली छात्रों के साथ मनाया शिवांग बाबू का जन्मदिन मनाया गया। इस कार्यक्रम में टीआरएस पार्टी के मीडिया प्रवक्ता GNV सतीश कुमार, पूर्व पार्षद बद्दम परशुराम रेड्डी, मीडिया संयोजक गुंडा निरंजन, मैनमपल्ली युवा सेना के कार्यकर्ता, मोबाइल हेड सुरेश और अन्य ने भाग लिया। आषाढ़ बोनाल जात्रा उत्सव के तहत मारेडपल्ली में गोल्ला कृष्ण यादव के निर्देशन में बिजली के दिए की सजावट की व्यवस्था की गई। सबसे सुंदर ढंग से व्यवस्थित विद्युत सजावट दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही है। बोनालू महोत्सव के अवसर पर हर साल मारेडपल्ली में फलाहारम जुलूस भव्यता के साथ आयोजित किया जाता है। पूरी मारेडपल्ली सड़क को बिजली की सजावट से रोशन किया गया। कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिए केंद्रीय समिति के आह्वान के तहत 1 अगस्त को देशव्यापी विरोध का आयोजन किया जाएगा। तेलंगाना रैतु संगम के नेताओं ने मजदूरों, खेतीहर मजदूरों और किसानों से इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान किया है। देश में करोड़ों कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी तय की जाए। यह विडंबना है कि केंद्र सरकार कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कृषि श्रमिकों की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ऐतिहासिक रोजगार गारंटी अधिनियम को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि यह योजना पलायन को रोकने की मदद करती है। हैदराबाद नाचारम दिल्ली पब्लिक स्कूल में दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रबंधन ने कक्षा 10 और इंटर के छात्रों को सम्मानित किया। दिल्ली पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष कोमरैया ने कहा कि आप जिस चीज के लिए कड़ी मेहनत करते हैं उसे हासिल करने पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये SSCE 2021-22 बोर्ड व 12वीं कक्षा में 100% पास किया है। उन्होंने यह भी कहा कि 10वीं कक्षा में SSE बोर्ड
परीक्षा में 100% उत्तीर्ण होने पर वह बहुत खुश है। इस अवसर पर छात्रों को याद दिलाया गया कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र सबसे अच्छे पदों पर है। तेलंगाना प्रजा समिति ने सरकार से मांग की है कि 1969 में पृथक तेलंगाना के लिए संघर्ष करने वालों कार्यकर्ताओं के पहले जत्थे को मान्यता दी जाए, जिन्होंने तेलंगाना राज्य की उपलब्धि के लिए अथक संघर्ष किया और उन्हें पेंशन, स्वास्थ्य कार्ड और मकान का प्लॉट दिया। इस मामले में सीएम केसीआर और राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन को ज्ञापन दी गई है। आंदोलन के पहले चरण में सरकार ने 369 परिवारों के साथ आंदोलन में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं को मान्यता देने की मांग की गई, जो पुलिस फायरिंग के शिकार हुए थे। उन्हें 5000 पेंशन और स्वास्थ्य कार्ड आवंटित करने के साथ साथ उन क्षेत्रों के पास 200 यार्ड हाउस प्लॉट आवंटित करने के लिए कहा जाना वे रहते थे। रियल एस्टेट कर्मचारियों ने जमकर मनोरंजन किया। हैदराबाद की एक प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी प्रणीता समूह ने गोवा के एक रिसोर्ट में अपनी 15वीं वर्षगांठ मनाई। 2007 में शुरू हुआ प्रणीत ग्रुप पिछले 15 सालों से लोगों के अपने घर बनाने के सपने को पूरा कर रहा है। शहर के करीब विला, फ्लैट और खुले फ्लैट की पेशकश ने लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल की है। इसने तेलंगाना में 30 से अधिक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है और अपने 15वें वर्ष में प्रवेश किया है। प्रणीत समूह के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार कामराजू ने कहा कि वह अपनी कंपनी के कर्मचारियों के साथ गोवा में इस साल के वार्षिक दिवस समारोह का जश्न मनाकर बहुत खुश है। तेलंगाना सांस्कृतिक विरासत विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं पर्यटन विभाग के प्रशासक सचिव संदीप कुमार सुलानिया ने अन्य सभी विकास कार्यों को पूरा कर लोगों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। आगा खां ट्रस्ट के तहत कुतुबशाही मकबरे स्वदेशी दर्शन अनुदान के तहत स्वीकृत कार्यों और पर्यटन विभाग द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ किए जा रहे विकास कार्यों की जांच की गई। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने अधिकारियों को सभी शुरू किए गए कार्यों को गुणवत्ता मानकों के साथ समय पर पूरा करने की सलाह दी। उन्होंने कोर्ट के आदेशानुसार स्थायी कार्यों को छोड़कर बाकी सभी कार्यों को नियमानुसार पूरा करने को कहा। मेडचल जिला कलेक्टर कार्यालय में तनाव की स्थिति है। वीआरए ने सरकार द्वारा उन्हें दिए गए वादों को लागू करने के लिए कलेक्ट्रेट को घेरने की कोशिश की। उन्हें रोकने की कोशिश कर रही पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई। इस संदर्भ में जिला वीआरए अध्यक्ष लक्ष्मी ने मांग की कि हमारे वीआरए को सीएम द्वारा घोषित तुरंत वेतनमान दिया जाए। उन्होंने कहा कि वीआरए के कारण पदोन्नति भी तुरंत दी जानी चाहिए। इस कार्यक्रम में जिले भर में 195 वीआरए ने इस धरने में भाग लिया। तेलंगाना आरटीसी को नई बसें मिलेंगी। पहली बार स्लीपर बसें आरटीसी के खाते में जोड़ी जाएंगी। बताया गया है कि 1016 नई बसों की खरीद की कवायद अगले एक सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी। हैदराबाद के साथ एक या दो शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हैदराबाद कंपनी को तेलंगाना को आवंटित 300 बसों का ठेका मिला है। उन बसों पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहली बार 16 स्लीपर बसें खरीदने का निर्णय लिया गया। इनका उपयोग सुदूर क्षेत्रों के लिए किया जाएगा। रखरखाव के आधार पर आवंटित इलेक्ट्रिक बसें 20 महीने की अवधि में चरणबद्ध तरीके से आरटीसी में शामिल होंगी।
जीएचएमसी की डिप्टी मेयर मोटे श्रीलता शोभन रेड्डी ने कहा है कि वे तारनाका रेलवे के तहत रेलवे ट्रैक के आसपास भी समस्याओं को हल करने के लिए काम करेंगे। तारनाका रेलवे के तहत लालागुड़ा, लालापेट, हनुमान नगर और अन्य क्षेत्रों में रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे ट्रैक के आसपास की निगरानी की गई। जागरूकता की कमी के कारण ट्रेनों के आगमन के दौरान रेलवे ट्रैक पार करते समय कई मौतें हुई है, अधिकारियों ने कहा। इतना ही नहीं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी की गई कई घटनाएं हो चुकी। डिप्टी मेयर ने कहा कि इन पर काबू पाने के लिए तरह तरह के उपाय करने की जरूरत है। अधिकारियों ने रेलवे अधिकारियों से रेलवे ट्रैक पर होने वाली मौतों को रोकने के लिए उचित उपाय करने को कहा। रेलवे अधिकारियों ने इसका जवाब दिया और आश्वासन दिया कि वे रेलवे ट्रैक मौतों को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे। लोक सत्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण ने कहा कि नारायण गुरु ने धर्म का आधुनिकीकरण किया और आध्यात्मिकता को नई परिभाषा दी। शिक्षा प्रदान कर केरल में जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने वाले नारायण गुरु के बारे में कहा कि वह एक महान सुधारक थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में उस आंदोलन के परिणाम देखे। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के महासचिव भगवंत राव ने कहा कि हुसैन सागर में गणेश की मूर्तियों के विसर्जन को रोकने का अधिकार न तो राज्य सरकार और न ही सीएम केसीआर को है। हुसैन सागर में पीओपी की मूर्तियां विसर्जित न करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने फैसला किया गया है। सिदंबर बाजार स्थित भाटी भवन में भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति का कार्यालय खुला, गणपति पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल हुए भगवंत राव ने कहा कि वह हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे केसीआर की गर्दन झुकाएंगे और गणेश की मूर्तियों को हुसैन सागर में ही विसर्जित करेंगे। विशेषज्ञ समिति ने निष्कर्ष निकाला कि उस्मानिया अस्पताल के लिए यह भवन उपयुक्त नहीं है। हालांकि इमारत की मरम्मत कर दी गई है, लेकिन यह सुझाव दिया गया है कि इसका उपयोग अस्पताल के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि यह एक विरासत भवन है, इसलिए उस्मानिया भवन की मरम्मत एक वास्तुकार की देखरेख में की जा सकती है। इसे अस्पताल के रूप में उपयोग करने के लिए ऑक्सीजन, ताज़ा पानी, सीवेज, गैस पाइपलाइन जैसी कार्यों की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में इमारत की विरासत और संरचनात्मक अखंडता को नुकसान होगा। उच्च न्यायालय ने उस्मानिया अस्पताल की इमारत को ध्वस्त करने और एक नया निर्माण करने के लिए कुछ लोगों द्वारा दायर मुकदमों पर एक विशेषज्ञ समिति द्वारा एक अध्ययन का आदेश दिया है और अन्य ने विरासत भवन को ध्वस्त नहीं करने के लिए एजी बीएस प्रसाद ने कमेटी की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी। एजी ने समिति की रिपोर्ट पर सरकार के फैसले की घोषणा करने के लिए एक समय सीमा मांगी। हाईकोर्ट ने सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर के उद्घाटन की तैयारी हो रही है। अगले महीने इसे लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने बंजारा हिल्स में बन रहे भवन का निरीक्षण किया। सीवी आनंद ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों से जानकारी मांगी गई है। खबर है कि इस पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन अगस्त में किया जाएगा। मुख्य कमान नियंत्रण मुख्यमंत्री के हाथों शुरू होने की संभावना है। इसको लेकर अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। सीडीएमए के निर्देशक सत्यनारायण ने नगर आयुक्ताओं को निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित किया है कि बारिश के मद्देनजर सफाई व्यवस्था में खलल न पड़े। सीएम केसीआर के निर्देश पर आयुक्तों को बारिश के मद्देनजर किए जाने वाले उपायों के निर्देश दिए गए। बारिश होने पर अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। स्पष्ट किया जाता है कि अगर कोई छुट्टी पर है तो वह तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करे। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम 3 पालियों में 24 घंटे काम करते रहे। नगर पालिकाओं में नियुक्त फील्ड स्तर के अधिकारी निचले इलाकों में सावधानी बरतें।
तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 33,013 कोरोना टेस्ट किए गए और 652 लोग पॉजिटिव पाए गए। हैदराबाद में 297, रंगारेड्डी जिले में 57 और मेडचल मल्काजगिरी जिले में 51 नए मामले सामने आए। तेलंगाना में अब तक 8,13,772 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। 8,04,950 लोग स्वस्थ हैं और 4,711 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक 4,111 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। रॉयल लगेज वर्ल्ड लगेज बैंक के कारोबार में मशहूर है। प्रबंधन ने अमीरपेट में नई शाखा शुरू की है। शोरूम के मैनेजर मोहम्मद अब्दुल अजीज और अब्दुल हकीम ने बताया कि वे पिछले कुछ सालों से लगेज बैंक का यह धंधा कर रहे हैं। उनके पिता भी 1968 से यही व्यवस्था चलाते हैं। उन्होंने कहा कि रॉयल लेदर वर्क्स के नाम से नामपल्ली में शुरू हुए इस कारोबार की हैदराबाद शहर में कई शाखाएं शुरू हो चुकी है और इस शाखा की शुरुआत विधायक मांगती गोपीनाथ के हाथों हुई थी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के लगेज बैंक उनकी शाखा में 50 से 60% छूट पर उपलब्ध है। उपल थाना क्षेत्र के देवेंद्र नगर में डीसीपी रक्षिता के मूर्ति के निर्देशन में घेराबंदी की गई। मल्काजगिरी एसीपी नरेश रेड्डी, 6 सीआई और पुलिस विभाग के सभी विभागों ने 176 कर्मियों ने इस तलाशी में भाग लिया। डीसीपी ने बताया कि इस तलाशी में 22 दुपहिए वाहन और 293 शराब की बोतलें जब्त की गई। उन्होंने कहा कि जिन 12 पुराने अपराधियों को हिरासत में लिया गया उनसे पूछताछ की गई और उनकी काउंसलिंग की गई। उन्होंने देवेंद्र नगर के लोगों को आश्वासन दिया कि यदि वे किसी भी समस्या को उनके ध्यान में लाते हैं तो वे संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे और उनका समाधान करेंगे। लंगर हाउस थाना अंतर्गत डिफेंस कॉलोनी के पिछले कवर में एक अज्ञात लाश मिली। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर जांच कर रही है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि लाश मूसी में तेज बहाव के कारण कहीं से आई थी या किसी ने मार दी थी। मूसी में 2 महीने में यह चौथा शव है। एक शव आसिफ नगर पुलिस सीमा में, 2 और शव कुलसुमपुरा सीमा से मिले। लंगर थाना क्षेत्र में इस शव के साथ एक दूसरा शव मिला है। तेलंगाना के आईटी सचिव जयेश रंजन ने बैडमिंटन खिलाड़ी साई प्रणीत के साथ हैदराबाद के बेगमपेट हरिता प्लाजा में व्हाट्स इन द गेम पोर्टल लॉन्च किया। जयेश रंजन ने कहा कि उन्हें खेल से जुड़ी सारी जानकारी एक फ्लैट में लाकर खुशी हो रही है। इस पोर्टल पर लाइव क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी और ओलंपिक खेलों से जुड़े अपडेट उपलब्ध रहेंगे।